मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं पे कांग्रेस का विश्वास ही नहीं, और हार मानने के बाद ये कभी हार किस कारण से हुई कभी नहीं जानने का प्रयास करेंगे। ये उसका ठीकरा सदा फोड़ेंगे ईवीएम पर, सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर और जातिवाद और क्षेत्रवाद को उसके बाद बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आए विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी गदगद है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जिस ईवीएम के भरोसे ये चुनाव कराए जाते हैं उसकी विश्वसनीयता अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। दरअसल लोकसभा चुनाव तो 2024 में होने हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि अब ईवीएम के जाने का वक्त आ गया है और आगामी चुनाव बैलेट पेपर से हों, न कि किसी मशीनी उपकरण से। आप देखिए कि जब ज़्यादातर देशों में चुनाव के लिए ईवीएम इस्तेमाल भी नहीं होती, तो बीजेपी क्यों चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव इसी मशीनी उपकरण से हों। दोस्तों, आपने देखा होगा कि विपक्ष के कई बड़े नेता ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अपना बचाव ये कहकर करती है कि जब चुनावों में और किसी दल की जीत होती है तब तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब बीजेपी जीत दर्ज करती है तो सभी उस पर चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब ईवीएम इतनी ही विश्वसनीय है तो दुनिया के कई विकसित देश इसका चुनावों में इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्यों इसे एक संदेह की नज़र से देखते हैं। इस पर मुकेश कुमार सिंह ने साल 2019 में सत्य हिंदी में लिखा है कि मशीनें लाचार हैं क्योंकि ये मानव निर्मित तकनीक पर निर्भर हैं। इंसान ही इनका जन्मदाता है और वो उसी की गुलामी करती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी तकनीक हमेशा के लिए नहीं होती। नई तकनीक से पुरानी तकनीक का सफाया होता है। ईवीएम भी एक तकनीकी उपकरण है जिसका समय अब पूरा हो चुका है। अब हमें फिर से बैलेट पेपर यानी मतपत्रों की ओर लौटना चाहिए। ये काम जितनी जल्दी हो जाए लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा होगा। वैसे भी अब ईवीएम में वो काबिलियत नहीं रही जिसके लिए इसे लाया गया था। मसलन ईवीएम ने मतदान की गोपनीयता और विश्वसनीयता को कम किया है। ऐसा होने पर जनता खुद को ठगा सा ही महसूस करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईवीएम की तारीफ इसलिए की जाती थी कि इससे मतदान के नतीजे कुछ ही समय में मिल जाते थे, लेकिन ताज़ा विधानसभा चुनावों के नतीजों ने इस मशीनी उपकरण पर विवाद छेड़ दिया है। सभापति महोदय, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। उसी डिजिटल वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं जहां पर ज्यादा डिजिटाइजेशन है, हमसे ज्यादा आगे हैं, विकसित देश हैं, उन सब ने ईवीएम्स को, मशीन को रद्द करके वापस बैलेट पेपर पे ही चुनाव कराए जा रहे हैं। और जनता का विश्वास क्योंकि उठ रहा है बार बार, ईवीएम्स के जरिए से जो चुनाव होते हैं उस पर कहीं न कहीं शक हो रहा है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने की बहुत ही आवश्यकता है। दोस्तों, कभी ईवीएम के पक्ष में ये दलील दी जाती थी कि इससे मतपत्र वाले कागजों की बचत होती है, लेकिन अब साफ हो चला है कि ये बचत भारतीय लोकतंत्र के लिए काफ़ी भारी पड़ रही है। मौजूदा समय में बीजेपी की ओर से ईवीएम की काफ़ी तारीफ की जाती है, जबकि एक वक्त था जब साल 2009 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो उस समय सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवालिया निशान लगाए थे। इसी कड़ी में बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने भी डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम की एक किताब लिखी है, जिसकी प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी। इस किताब में जीवीएल नरसिम्हा राव ने शुरुआत में लिखा है कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया गया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया, या फिर उम्मीदवारों को वो मत भी मिले जो कभी डाले ही नहीं गए। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल पर जोर शोर से विरोध जता चुके हैं। उन्होंने साल 2009 के चुनावी नतीजे आने के बाद सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाया था कि 90 ऐसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है जो असंभव है। स्वामी के मुताबिक ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है।
इस तरह 2009 के आम चुनावों में जब बीजेपी के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, ठीक उसी वक्त ओडिशा कांग्रेस के नेता जेबी पटनायक ने भी राज्य विधानसभा चुनावों में बीजू जनता दल की जीत की वजह ईवीएम को ही ठहराया था। दोस्तों, साल 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इन चुनावों में बीजेपी ईवीएम की वजह से ही जीती है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि भारत में जब तक पार्टियां चुनाव नहीं हारने लगती तब तक उन्हें ईवीएम मशीन से कोई शिकायत नहीं रहती है। लेकिन साल 2014 के बाद तमाम विधानसभा चुनाव हुए हैं और इनमें ईवीएम की साख पर जितने सवाल दागे गए, इससे पहले वैसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चुनाव आयोग ने भी अपनी साख बचाने के लिए वीवीपैट की तकनीक अपनाई, लेकिन इससे भी ईवीएम पर सवाल उठते रहते हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि वीवीपैट लगाने के बाद इस मशीन के साथ किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी ईवीएम को संदेह की नज़र से ही देखा जाता है। आप खुद सोचिए कि अगर ईवीएम की तकनीक बेदाग होती तो आज पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा होता। और यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि अगर ये मशीनी तकनीक इतनी ही विश्वसनीय है तो तमाम विकसित देशों में इसे आजमाने के बाद अनफिट क्यों माना गया है। दोस्तों, अब तो ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम के हैकर्स सत्तापक्ष और विपक्षी राजनीतिक दलों से सौदा कर रहे हैं, लेकिन जनाक्रोश से बचने के लिए वो हारने वाली पार्टियों की सीटों को सम्मानजनक संख्या दे देते हैं और जीतने वाले दल का जीत का अंतर घटा देते हैं। ये बातें सच हो या अफवाह, लेकिन इनका किसी भी रूप में होना भी लोकतंत्र के लिए बेहद नुकसानदायक है। यही वजह है कि अब ईवीएम को अलविदा कहना बेहद ज़रूरी है। पिछले दिनों एक खबर काफ़ी सुर्खियों में रही, जिसमें 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने यह कहा कि हमें एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की ज़रूरत है जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एक पारदर्शी तंत्र होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए कि लोग इस पर सवाल न उठा सकें। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी साल मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित एक समिति की सलाह पर की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लेकिन मोदी सरकार को ये फैसला इतना नागवार गुजरा कि उसने इसके बाद मानसून सत्र में इससे संबंधित 10 अगस्त को राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया, जिसके एवज में सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। उस वक्त इस बिल को असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित बताया गया। इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होगा और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उन्हें इस पद पर बैठाया जाएगा। इस कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे और खुद प्रधानमंत्री ही इस मंत्री का चयन करेंगे। तो इसी को विवाद की जड़ माना जा रहा है। जानकार बताते हैं कि अगर मुख्य न्यायाधीश की जगह इस 3 सदस्यीय कमेटी में केंद्रीय मंत्री को शामिल किया जाएगा, जिसका चयन खुद प्रधानमंत्री करेंगे, तो इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की निष्पक्ष नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। उस समय सवाल तो ये भी उठा कि केंद्र सरकार इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लेकर आई है, जबकि सरकार को ये करना चाहिए था कि वो इसे राज्यसभा में पेश करने से पहले इस पर विपक्षी दलों और कानूनी जानकारों से गहन विचार विमर्श करती। अब ये तो सरकार की बात रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों मौखिक रूप से कहा कि देश को ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो सरकार की हाँ में हाँ ना मिलाए। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग को अपनी साख देश की जनता के बीच बनाए रखनी होगी। वैसे ये भी कहना सही है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं तो इससे भारत की चुनावी प्रक्रिया लंबी भी होगी और इससे खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन दुनिया भर के विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।